हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे इज लेक्चर 7 फॉर चैप्टर 3। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट की थी और वर्ड प्रॉब्लम्स में हमने डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज हमने पढ़ी थी। अब ये एक 4th कैटेगरी है, ये एक 5th कैटेगरी है। दोनों का एक क्वेश्चन लेके हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। ठीक है, जो ये 4th कैटेगरी है, इस कैटेगरी में क्या होता है, आपको एक फ्रैक्शन निकालना होता है। एक फ्रैक्शन में हमेशा एक क्या होगा, न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। तो बेसिकली आपको उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना होता है। कई बार क्या होता है, दिमाग में ये आता है कि हमें फ्रैक्शन निकालना है, हम उस फ्रैक्शन को एक वेरिएबल मान लेते हैं और सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन उस केस में प्रॉब्लम क्या होगी, जो आपको रिलेशंस गिवन होते हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सेपरेट दिए होते हैं। तो अगर आप पूरे फ्रैक्शन को एक वेरिएबल मानोगे तो क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशंस है वो आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे, उनकी इक्वेशंस नहीं बना पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये कहता है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन के अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 9/11। उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर लिखा है, ये डिनोमिनेटर लिखा है, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 5/6। ठीक है, तो अगर हम मान लो ये कहते हैं कि लेट द फ्रैक्शन बी x, अगर हम पूरे फ्रैक्शन को एक वेरिएबल x मान लेंगे तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कैसे डिफरेंस करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम मानते हैं लेट द न्यूमरेटर of the fraction be x and denominator be y। अब इसके बाद इक्वेशंस जो हमें गिवन कंडीशन है वो सॉर्ट आउट करेंगे। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 2 ऐड करना है, तो न्यूमरेटर में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x+2, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा y+2। ठीक है, ये न्यूमरेटर में 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया, तो जब इन दोनों को 2 ऐड करके अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। तो ये हमारा नया फ्रैक्शन है। जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो क्या है, x/y। ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, ये एक नया फ्रैक्शन है जो तब बना जब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया। और क्वेश्चन ये कहता है कि जब हम 2 ऐड कर देते हैं तो जो फ्रैक्शन पहले वाला था वो बदल कर क्या बन जाता है, 9/11। यानी ये जो नया फ्रैक्शन है किसके इक्वल होगा, 9/11। ठीक है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर 3 ऐड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, देखो न्यूमरेटर में 3 ऐड किया x+3, डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया y+3, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये नया फ्रैक्शन बना। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, x/y, ये नया फ्रैक्शन है। जब हमने 3 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में तो ये नया फ्रैक्शन क्या बोलता है, 5/6। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब इनको नॉर्मल सॉल्व करने से बेटर है हम, अब देखो इनको डायरेक्टली हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 इनसे जाके मल्टीप्लाई होगा और ये 9 इनसे मल्टीप्लाई होगा। तो यानी 11 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होना का तो 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 11x, प्लस 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 इज इक्वल्स टू, ये 9 y से मल्टीप्लाई होगा 9y, प्लस 9 2 से मल्टीप्लाई होगा 18। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स में 11x, ये वेरिएबल नहीं है, इसको उस साइड मूव करेंगे, ये वेरिएबल है, इसको इधर मूव करते हैं, तो प्लस y इधर आके -9y हो जाएगा। क्या, हाँ अनलाइक टर्म से तो माइनस नहीं हो सकती। अब ये 22 उधर जाके क्या हो जाएगा, -22, और -22 प्लस 18 कितना आया, -4। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को चेंज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 18 इज इक्वल्स टू 5y + 15। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगी 6x - 5y इज इक्वल्स टू -3। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे,
सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन लगाना बेटर तरीका नहीं है, एलिमिनेशन लगाओ या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ। एलिमिनेशन लगाएंगे तो कोफिशिएंट सेम करने में प्रॉब्लम आएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली b1 एंड b2 पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, -4 इधर आके +4 इज इक्वल्स टू 0, ये +3 नहीं, हमें तो इज इक्वल टू 0 करना था, तो हम इस -4 को इधर ले आए। हाँ, वो तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, जो साइन चेंज हो जाएगा। अब b1 b2, b1 की वैल्यू -9, b2 की वैल्यू -5, c1 की वैल्यू 4, c2 की वैल्यू 3, a1 की वैल्यू 11, a2 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -9, b2 की वैल्यू -5, ठीक है। हाँ भी आएगा, x अपॉन में आएगा। अभी तो हम पहले ये बनाते हैं ना, अब हम ये करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा x अपॉन -9 इंटू 3 -27, -9 फॉर्मूले का, -5 इंटू 4 -20 इज इक्वल्स टू y अपॉन 4 इंटू 6 24 -3 इंटू 11 33 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 11 इंटू -5 -55 -6 इंटू -9 -54, ठीक है। हो जाएगा x डिवाइडेड बाय -27 + 20 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 24 -33 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -55 + 54। x डिवाइडेड बाय -7, y डिवाइडेड बाय -9, 1 डिवाइडेड बाय -1। तो x बाय -7 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -1 करेंगे तो इससे x की वैल्यू आई 7, y डिवाइडेड बाय -9 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -1 करेंगे तो y की वैल्यू आई 9। तो x इज इक्वल्स टू 7 एंड y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, वर्ड प्रॉब्लम्स में। अब ये जो नेक्स्ट कैटेगरी है, इस नेक्स्ट कैटेगरी में क्या होता है, ये एक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस आपने 9th क्लास में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, टैक्सी फेयर वाला। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप दिल्ली में ऑटो या उबर ओला ऐप्स यूज़ करते हैं तो इन ट्रैवलिंग के टैक्सी का जो चार्जेस होता है उसका एक पैटर्न होता है, ठीक है। वो पैटर्न ये कहता है कि एक फिक्स चार्ज तो लगेगा। जैसे सपोज उसमें ये रहता है कि आपको 25 रुपीज़ तो देने ही देने हैं। आप टैक्सी में बैठ गए, 25 रुपीज़ चार्ज हो गया, बैठ के उतर जाओ, आप कहीं मत जाओ, 25 रुपीज़ देने पड़ेंगे। उसके अलावा आप जितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो 6 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होगा। ये पैटर्न रहता है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में क्या होता है, हमेशा एक फिक्स प्राइस होता है और एक वेरिएबल प्राइस होता है। फिक्स प्राइस जो हमेशा लगना ही लगना है, वेरिएबल प्राइस वो आप जितना यूज़ करोगे उस चीज़ को उसके हिसाब से चेंज होगा। जैसे मान लो अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो जितना किलोमीटर ट्रेवल करोगे उसके हिसाब से चार्ज होगा। या फिर सपोज मान लो कई बार क्या होता है, लाइब्रेरीज में जो बुक लेते हैं, बुक में क्या होता है 15 दिन तक कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री आपको इशू हो गई। लेकिन आप 15 डेज़ के बाद जितना लेट दोगे उसके हिसाब से पर डे के हिसाब से चार्जेस लगता है। कई जगह 5 लगता है, कहीं 10 लगता है, 15 लगता है, वो चार्जेस लगता है, ठीक है। तो ये होता है। कई जगह ये होता है कि वो फिक्स रखते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में एक फ़िक्स चार्ज है। अब देखो फिक्स चार्ज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप इन द सेंस, जैसे हाँ, जैसे कि ओला उबर में मैंने एग्जांपल दिया कि आप बैठ गए और उतर गए तो 25 रुपये चार्ज हो गया, आपने बिल्कुल ट्रैवल नहीं किया, फिर भी 25 रुपीज़ चार्ज हो गया, ठीक। लेकिन ऑटोज़ वगैरह में क्या होता है कि
1 किलोमीटर का चार्ज होता है 25 रुपीज़। उसके बाद पर सब्सिक्यूट हाँ तो हाँ तो इसमें क्या होता है, अब मान लो कई बार क्या होता है कि आप 1 किलोमीटर ट्रेवल करोगे, जो फर्स्ट पहला किलोमीटर है उसके लिए अलग चार्ज है, उसके बाद बाकी किलोमीटर्स के लिए अलग चार्ज होता है, ठीक है। या कई बार क्या होता है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, एक लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में क्या है, देयर इज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज है, पहले 3 दिन के लिए। अब आप 3 दिन में चाहे 1 दिन बुक रखो, चाहे 2 दिन रखो, चाहे 3 दिन रखो, आपको 21 रुपये आपको एक फिक्स्ड प्राइस जो भी होगा वो देना ही देना है। चाहे आपने बुक को 1 दिन रखा, चाहे 2 दिन रखा, चाहे 3 दिन रखा, आपको वो फिक्स्ड प्राइस देना ही पड़ेगा। 3 दिन से ज़्यादा अगर आप रखते हो तो पर डे चार्ज लगता है, एंड एन एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से एक एडिशनल चार्ज है, ठीक है। अब वो फिक्स चार्ज क्या है वो हमें नहीं पता, पर डे क्या चार्ज लगता है वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। सपोज एक पर्सन है सरिता, उसने कोई बुक 7 डेज के लिए ली, तो उसे कितने पैसे देने पड़े, 27 रुपीज़। अब जितना भी लगता है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक और सेकंड पर्सन है, उसने कोई बुक 5 डेज के लिए ली, तो उसको 21 रुपीज़ देने पड़े। तो आपको ये बताना है कि वो जो फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज है वो कितना है और पर डे का चार्ज कितना है, दोनों चीज़ें बतानी है, ठीक है। अच्छा चलो, आपने कहा 3 रुपये, अगर 3 रुपये पर डे का चार्ज है ना। अब देखो प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, अब जो पर डे वाला चार्ज है, जो भी पर डे वाला चार्ज है वो 3 दिन के बाद से लागू होगा, फर्स्ट डे से लागू नहीं होगा, ठीक है। वो फर्स्ट डे से लागू नहीं होगा, वो 3 दिन के बाद से लागू होगा। चलो देखते हैं, अभी निकालते हैं, पॉइंट में आएगा या फिक्स वैल्यू आएगी वो अभी पता चल जाएगा। पहला काम तो हम ये करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज है वो सपोज x रुपीज़ है। लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, जो पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है उसको हमने मान लिया ₹x, एंड द एडिशनल चार्ज ₹y पर डे। हमने ये माना कि पहले 3 दिन का जो चार्ज है वो x रुपीज़ है, और उसके बाद पर डे के हिसाब से जो चार्ज लगता है वो y रुपीज़ लगता है, ठीक है। अब देखो हम पहली कंडीशन पे आते हैं। केस 1 में पर्सन ने जो भी पर्सन है, सरिता पर्सन है, उसने 7 डेज के लिए एक बुक ली। जब उसने 7 डेज के लिए बुक ली है तो उसके ऊपर जो फर्स्ट 3 डेज है उसका चार्ज लगा होगा, प्लस जो पर डे वाला चार्ज है वो कितने दिन के लिए लगा होगा, 4 डेज के लिए लगा होगा, क्योंकि टोटल 7 डेज था, उसमें से 3 दिन तो फिक्स चार्ज में चले गए, जो बाकी 4 दिन बच गए उन्हीं 4 दिन पे तो पर डे वाला चार्ज लगा, एडिशनल वाला, ठीक है। तो यानी इसके हिसाब से जो अगर मान लो फिक्स चार्ज x रुपीज़ है फर्स्ट 3 डेज के लिए और y रुपीज़ पर डे है, तो अगर कोई पर्सन 7 डेज के लिए बुक लेता है तो पहले 3 दिन का चार्ज कितना लगा, x रुपीज़, प्लस जो उसके बाद उसने 4 दिन रखे, 3 के बाद 4 दिन और रखे, उसका चार्ज कितना हुआ, 4y, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 7 डेज का चार्ज, ठीक। ये 7 डेज का चार्ज कितना होगा, ₹27। देखो ये 4 कैसे आ रहा है, जितने दिन के लिए आपने बुक रखी 7 माइनस 3, ये 3 क्यों आया, क्योंकि 3 दिन का फिक्स चार्ज हमने काउंट कर लिया है यहाँ पे x, सुसी SUSY, ये हो गया 4y, ओके। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। जो नेक्स्ट पर्सन है उसने बुक रखी 5 दिन के लिए। अब इस 5 दिन में से 3 दिन के लिए तो x रुपीज़ चार्ज लगे, बाकी बचे कितने दिन, 2 दिन। ये 2 दिन कहाँ से पता चल रहे हैं, जितने दिन के लिए बुक रखी गई माइनस 3 डेज, क्योंकि 3 डेज का चार्ज हम ऐड कर चुके हैं, तो प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। ये 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन, क्योंकि एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम दिखाई दे रहा है, तो एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी है। एलिमिनेशन के लिए डायरेक्टली आप इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, x कैंसिल हो जाएगा,
4y minus 2y is 2y, 27 minus 21 is 6, तो y is equals to 3। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो x plus 4 into 3 is equals to 27, that means x plus 12 is equals to 27, so x is equals to 27 minus 12, that is 15. Therefore the fixed charge is rupees 15 and the additional charge is rupees 3 per day। ये उस लाइब्रेरी का चार्जेस। ठीक है, तो हमने 5 कैटेगरीज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम पढ़ ली। ये जो 5 कैटेगरीज पढ़ी हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 3.3 और 3.4 में मिलेंगे। अब इसके बाद जो हम कैटेगरीज पढ़ेंगे ये थोड़ी सी मुश्किल वाली कैटेगरीज है। अब देखो जो नेक्स्ट कैटेगरी है, इस नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं ये डिजिट्स वाले क्वेश्चन। अब इन डिजिट्स वाले क्वेश्चन में होता क्या है, देखो एक जो हमने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी थी उसमें डायरेक्टली नंबर्स थे 1 2 3 4 24 5 56, ये एक नंबर है, आपको उन्हीं नंबर्स में से कोई नंबर निकालना होता था और उनके बीच में रिलेशंस दिया होता था। अब ये क्या है, इसमें क्या है कि एक 2 डिजिट नंबर जो होगा उसमें 2 डिजिट्स होंगे। जैसे सपोज मैंने कहा 56 एक नंबर है, इस नंबर में 2 डिजिट्स हैं, एक 5 और एक 6। ठीक है, अब हमें यही 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है और हमें इन मतलब ये नहीं, और इसके डिजिट्स के बीच में रिलेशंस दे रखा है, मतलब इस 5 और 6 इसके बीच में रिलेशन दे रखा है। ठीक है, सपोज मैंने ये कहा फाइंड अ नंबर द सम ऑफ हुज डिजिट्स इट्स 11 एंड द डिफरेंस ऑफ इट्स डिजिट इज 1। जैसे इन दोनों का सम 11 है, डिफरेंस कितना है 1 है, 56 का आंसर हो सकता है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन अलग है, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस। अच्छा कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं, लिख लेना बाद में। अब देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है, देखो मान लो अगर मैं ये कहता हूँ कि लेट द 2 डिजिट नंबर बी x, मैं उस 2 डिजिट नंबर को सिंपल एक वेरिएबल मान लूँ x, तो मैं इसके डिजिट्स को कैसे सेपरेट करूँ, इसका यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है और टेंस प्लेस डिजिट कौन सा है, वो तो मुझे नहीं मिलेगा। जब वो नहीं मिलेंगे तो उनका सम भी नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम आ गई। अब अगर मैं उसके डिजिट्स को x और y मानूँ, सपोज मैंने ये कहा कि एक 2 डिजिट नंबर है, उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो y है, टेंस प्लेस डिजिट जो है वो x है, तो नंबर क्या लिखूंगा, क्या मैं उस नंबर को xy लिखूंगा? अगर मैं xy लिखता हूँ इसका मतलब तो मैं समझूंगा x मल्टीप्लाई बाय y, लेकिन ऐसा तो नहीं है क्योंकि 2 डिजिट नंबर का ये तो एक टेंस प्लेस डिजिट और यूनिट प्लेस डिजिट है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है समझने में। अब देखो इसको हम सॉर्ट आउट कैसे करते हैं। आपने बेसिकली पढ़ा होगा कि जब हम नंबर्स लिखते हैं तो उसमें एक यूनिट प्लेस डिजिट होता है, टेंस प्लेस डिजिट होता है, 100 प्लेस डिजिट होता है। इसको हम इस तरीके से क्यों कहा जाता है, जो टेंस प्लेस डिजिट होता है, सपोज मेरे पास एक नंबर है 24, इसका जो टेंस प्लेस डिजिट है 2, इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि टेंस प्लेस डिजिट इंटू 10, और जो रिजल्ट आएगा उसमें आप यूनिट प्लेस डिजिट ऐड कर दो, तो ये आपका नंबर बन जाता है 24। ठीक है, मान लो सपोज मेरे पास एक नंबर है 123, इसमें ये मेरा 100 प्लस डिजिट, तो जो 100 प्लस डिजिट है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, प्लस जो टेंस प्लस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, प्लस जो यूनिट प्लेस डिजिट है, ये आपका 123 नंबर बन जाएगा। तो नंबर और उसके डिजिट्स के बीच में रिलेशन कैसे डेवलप होता है, सपोज मेरे पास एक नंबर है इसके डिजिट्स हैं x एंड y, x उसका टेंस प्लेस डिजिट है, y उसका यूनिट प्लेस डिजिट है, तो जो नंबर आएगा नंबर विल बी 10x प्लस y। ये होगा ना, इस चीज़ से ये मतलब बना। अगर मेरा जो भी मेरा 2 डिजिट नंबर है उसका मैं कह रहा हूँ टेंस प्लेस डिजिट x है, यूनिट प्लेस डिजिट y है, तो जो नंबर होगा वो नंबर xy नहीं होगा, नंबर होगा दिस 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, ये वो नंबर होता है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन ये कहता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 9 है, तो पहले तो हम मानते हैं लेट
द यूनिट्स प्लेस डिजिट बी x and the tens place digit बी y। हमने यूनिट्स प्लेस डिजिट को x माना है, टेंस प्लेस डिजिट को y माना है, तो नंबर क्या होगा? पहली बात तो ये, अभी हम क्वेश्चन के ऊपर जाते ही नहीं, पहले हम ये देखते हैं। अगर हमने यूनिट्स प्लेस डिजिट को x माना है, टेंस प्लेस डिजिट को y माना, तो जो मेरा नंबर होगा दैट विल बी 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट, दैट इज 10y प्लस x। भाई 10 के साथ कौन मल्टीप्लाई होता है? टेंस प्लेस डिजिट। टेंस प्लेस डिजिट हमने क्या माना है? y को, ठीक है, हमने टेंस प्लेस डिजिट y को माना है, तो 10y प्लस x, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन ये कहता है कि इसके जो डिजिट्स हैं, अब नंबर के डिजिट्स क्या क्या हैं? x और y, उन दोनों का सम है 9, यानी कि x प्लस y इज इक्वल्स टू 9। फर्स्ट तो कंडीशन यही कहती है कि जो नंबर्स हैं उसके डिजिट सम 9 हो गया। अब आगे आते हैं। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो भी नंबर है उसका 9 टाइम्स, पहले हम नंबर का 9 टाइम्स करते हैं। नंबर ये है 10y प्लस x है ना, ये मेरा नंबर है, इस नंबर का 9 टाइम्स, इसका 9 गुना, तो वो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10y प्लस x। ये हो गया मेरे नंबर का 9 टाइम्स। इज, हाँ ये पूरा एक नंबर है, x और y उसके डिजिट्स हैं, उससे वो नंबर बनता है, हाँ 2 डिजिट, ठीक है। तो ये मेरा नंबर का 9 टाइम्स हो गया। दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है? इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो मेरा नंबर है उसमें यूनिट प्लेस डिजिट x है, टेंस प्लेस डिजिट y है। अगर मैं इसके डिजिट्स के प्लेसेस को रिवर्स कर दूं, यूनिट प्लेस डिजिट को टेंस प्लेस डिजिट बना दूं, टेंस प्लेस डिजिट को यूनिट प्लेस डिजिट बना दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक नंबर है 56, इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो नंबर क्या बनेगा? 65। जो यूनिट प्लेस था टेंस बन गया, टेंस प्लेस है वो यूनिट बन गया। अब हम जब ऐसा करते हैं तो मेरा नंबर क्या बनेगा? देखो इस केस में जो नंबर बन रहा था वो क्या था? 10 इंटू 5 प्लस 6, 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। इस केस में क्या होगा? 10 इंटू 6 प्लस 5, ठीक है। सिमिलरली हमारे क्वेश्चन में हमने यूनिट प्लेस डिजिट x माना था, टेंस प्लेस डिजिट y माना था, नंबर बनाइए। जब मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स करूंगा, चेंज कर दूंगा, 10x प्लस y बन जाएगा, तो नंबर क्या बनेगा? 10x प्लस y। ये कौन सा नंबर है? ये वो नंबर है जो नंबर जब हम इन डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तो जो बनता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 9 टाइम्स अवर नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। 9 यही है, 9 मल्टीप्लाई बाय नंबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। यही हुआ ना? 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। 9 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि स्टेटमेंट लिखी हुई है वो इक्वल है, इक्वल है, हाँ देखो लिखा है ना, देखो क्या लिखा है? 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब उसके इक्वल है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। इक्वल नहीं है, अगर है भी तब भी कंडीशन आ जाएगी। हमें अभी नहीं पता कि वो दोनों डिजिट्स इक्वल है या नहीं है, हमें जो कंडीशन दी थी हमने उसके हिसाब से इक्वेशन बना ली। अब इनको सॉल्व करके जब x और y आएगा तो क्लियर आउट हो जाएगा नंबर क्या है। नहीं, ये चीज़ इक्वल है, लेकिन नंबर इक्वल डिजिट्स, मान लो हमारे पास जो नंबर था उसके डिजिट्स को जब रिवर्स कर दिया तो जो नंबर बना वो दोनों इक्वल तो नहीं होंगे ना, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन ये तो कंडीशन जो गिवन थी वो इक्वल है, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? पहले तो देखो फर्स्ट इक्वेशन सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। सेकंड इक्वेशन को हम पहले सॉर्ट आउट करते हैं। ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20y प्लस 2y, 20x प्लस 2y, सॉरी, ठीक है। अब
दो वेरिएबल हैं, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो हम एक वेरिएबल को एक साइड करते हैं, दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड करते हैं, है ना, कांस्टेंट है ही नहीं, तो एक वेरिएबल्स को एक साइड, दूसरे वेरिएबल्स को दूसरी साइड। हाँ, तो हम y वाले ही साइड रखते हैं, तो ये 90, हाँ 2y इधर हो जाएगा, 20x माइनस 9x, ये हो जाएगा 90y माइनस 2y 88y, 20x माइनस 9x 11x, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 8y। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 8y है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? क्या 8y इज इक्वल टू x, हाँ वन द सेम थिंग, 8y इज इक्वल टू x इक्वल टू 8y सेम थिंग है। ठीक है, अब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सबसे आसान सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है। कौन से वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे? हम x की वैल्यू 8y डाल देते हैं। ठीक है, तो हम x की वैल्यू 8y किस में डालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में। x की वैल्यू 8y डाल दिया प्लस y इज इक्वल टू 9। क्या किया हमने? पुट वैल्यू ऑफ x, हाँ क्यों, x इक्वल टू 8y है ना, क्या? हाँ तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? जो है कंडीशन वो हमने सॉल्व किया, इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1, इस वैल्यू को हम फोर्थ इक्वेशन में डालेंगे तो x इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो इसके बेसिस पे जो हमारा नंबर है वो नंबर क्या बनेगा? हमने यूनिट्स प्लेस डिजिट को x माना था, टेंस प्लेस डिजिट को y माना था, देयरफॉर द नंबर इज एटीन। क्योंकि टेंस प्लेस डिजिट हमारा y है तो 1 और यूनिट्स प्लेस डिजिट हमारा 8 है, तो नंबर आया 18। अब देखो ये जो नंबर 18 है इसके डिजिट्स का सम कितना है? 9। कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इस नंबर का 9 टाइम्स यानी 18 इंटू 9 कितना होगा? 18 इंटू 9 162 होगा। ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अगर मैं इसके डिजिट्स को उल्टा कर दूं तो नंबर क्या बनेगा? 81। उसका 2 टाइम्स कितना होगा? 162। दोनों इक्वल आ गए। तो 9 टाइम्स दिस नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो कंडीशन से सेटिस्फाइड, देयरफॉर द नंबर इज 18। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। देखो एक ये हमने पढ़े कौन से वाले, जिसमें डिजिट्स दिए होते हैं। डिजिट्स बेस्ड क्वेश्चन और नंबर बेस्ड क्वेश्चंस अलग अलग है। नंबर वाले में सिंपल नंबर्स के बीच में कंडीशंस दी होती है। इस वाले क्वेश्चंस में एक 2 डिजिट नंबर होगा और उसके डिजिट्स के बीच में कंडीशन दी होगी। नहीं, फ्रैक्शन वाले अलग है। देखो फ्रैक्शन वाले में जो हमने x और y निकाला था ना, वो हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। उसका फाइनल आंसर होगा, मान लो 9 और 7 आया था तो आंसर होगा 9 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि उसमें पूछा गया था फ्रैक्शन। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। जो नेक्स्ट टाइप है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और अपने आप में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हैं स्पीड और टाइम बेस्ड क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आपकी थोड़ी सी फिजिक्स यूज होती है। फिजिक्स में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ये रिलेशन कब वैलिड होता है? जब, अभी क्वेश्चन में पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा। देखो जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये कंडीशन तब वैलिड होती है जब आपके पास यूनिफॉर्म मोशन हो। ये होता है ना, यूनिफॉर्म मोशन के कंडीशन में स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं ज़्यादा फिजिक्स में नहीं जाऊँगा, हम अपनी बात करते हैं। प्रैक्टिकल कंडीशंस में क्या होता है, हमारे पास कुछ कई बार इस स्पीड और डिस्टेंस के बीच में ऐसी कंडीशंस बनती हैं जिनमें हमें किसी एक चीज़ को फाइंड आउट करना होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा, इनटू टाइम। ठीक है, अब ये जो रिलेशंस होते हैं इन रिलेशंस को, इनसे बहुत सारी कंडीशंस बनती है
और प्रैक्टिकली ऐसी बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं अगर आपसे एक डिस्कस करता हूँ, सपोज मान लो एक चोर है, एक पुलिस वाला है, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, या 100 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो दोनों के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है, हमें 100 मीटर का डिस्टेंस तो दिख जाएगा, ठीक है। मान लो एक हाईवे है, हाईवे पे दिख रहा है वो पुलिस, चोर है वो पुलिस है, दोनों के बीच में 100 मीटर्स का डिस्टेंस है, ठीक है। अब पुलिस वाले को पता है कि वो चोर है, अब ये उसको पकड़ने के लिए भागेगा, चोर को पता है कि पुलिस वाला उसके पीछे भाग रहा है, वो भी भागेगा, ठीक है। अब ये पुलिस वाला उस चोर को पकड़ ले, इसके लिए सबसे बेसिक कंडीशन क्या है? हाँ, पुलिस वाले को उससे तेज़ भागना है, पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। अब जब ये तेज़ भागेगा, कितना तेज़ भागे, ठीक है। अब ये जितना तेज़ भागे, मान लो ये इससे डबल तेज़ भी भाग सकता है, 3 टाइम्स तेज़ भी भाग सकता है, 4 टाइम्स तेज़ भी है, ये इससे जितना ज़्यादा तेज़ भागेगा उतनी जल्दी उसको पकड़ लेगा, ठीक है। हाँ, तब हमें यही इसी टाइप की कुछ कंडीशंस दी होती हैं और उन कंडीशंस के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। हाँ, अब देखो बता, अभी क्वेश्चन पे आएंगे तो क्लियर होगा। अब नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका ये रहता है कि हम टाइम को इक्वल करें, एक कंडीशन में जो टाइम लगना है, दूसरी कंडीशन में जो टाइम लगना है, उस टाइम को इक्वेट करेंगे, बाकी डिस्टेंस या स्पीड को इक्वेट नहीं करेंगे। हम जो सॉल्व करने के लिए बेसिक तरीका अपनाते हैं, डिफरेंट होगा, कंडीशंस दी होगी। जैसे अभी देखो, अभी इसमें क्लियर होता है, अभी क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। देखो मैंने पूरा क्वेश्चन एज इट इज बुक वाला नहीं लिखा है, हाँ मैंने एज इट इज क्वेश्चन नहीं लिखा है, जो मेन पॉइंट्स है वो क्वेश्चन के लिख दिए। ये एक्सरसाइज 3.5 के 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट है। अब हमारे पास ए और बी ये 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच में 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। एक कार यहाँ पे खड़ी है, एक कार यहाँ खड़ी है, ठीक है, चलो ऐसी है छोटी मोटी कार, ओके। अब क्वेश्चन ये कहता है, 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट हुई, एंड अनदर फ्रॉम बी, एक बी से स्टार्ट हुई। अब देखो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करें, हो सकता है दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करें। अब एक डायरेक्शन में इधर भी जा सकती हैं, एक डायरेक्शन में इधर भी जा सकते हैं। देखो सेम डायरेक्शन मतलब ये भी इस साइड जा रही है, ये भी इस साइड जा रही है, या फिर ये भी इस साइड जा रही है, ये भी इस साइड जा रही है, ये हो गया सेम डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, ठीक है, या फिर ये इसकी तरफ जाए या उधर जाए, तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अब सेम डायरेक्शन में दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, दोनों के दोनों। सेम डायरेक्शन में दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ये सेम डायरेक्शन वाली बात है। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव कर सकते हैं। ऐसी अलग अलग 4 कंडीशंस बनती है। क्वेश्चन में क्लैरिफाइड होगा कि कैसे मूव कर रहे हैं। अब देखो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक ए से स्टार्ट हुई, अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुई, एट डिफरेंट स्पीड, दोनों की स्पीड अलग अलग थी। इफ़ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, चाहे वो दोनों इस डायरेक्शन में मूव करें चाहे इस डायरेक्शन में मूव करें, दोनों कार्स 5 घंटे में मिलती हैं, दे मीट इन 5 आवर्स। इफ़ दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ अगर मूव करें, ठीक है, दे मीट इन 1 आवर, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो 1 घंटे में मिलेंगे। तो 2 कंडीशंस दे रखी हैं। चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले हम ये मानते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर। ठीक, देखो मैंने जैसा बताया कि हम टाइम्स को कंपेयर करेंगे हमेशा, ना डिस्टेंस को कंपेयर करना है ना स्पीड को कंपेयर करना है। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में देखो, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे की तरफ भी जा सकती हैं और दोनों के अपोजिट भी जा सकती हैं। तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 1 घंटे में मिलते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि हम हमेशा टाइम को कंपेयर करेंगे। अब टाइम को कंपेयर करने के लिए हम दोनों कंडीशन में टाइम निकालते हैं। अब देखो पहली कंडीशन की बात करते हैं, इफ़ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर्स, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब सपोज दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, दोनों ने एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया और मैं कह रहा हूँ दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है,
ये दोनों के दोनों 5 घंटे बाद मिलते हैं, लेकिन मिलेंगे तो किसी एक पॉइंट पर है ना, ठीक है। हम ये मान रहे हैं सपोज ये दोनों जाके इस पॉइंट पर मिल जाते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज अ पॉइंट सी, दे मीट एट सी पॉइंट। सेम स्पीड नहीं है ना, डिफरेंट स्पीड है, डिफरेंट स्पीड है। और ऑब्वियसली अगर मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब इसकी स्पीड इससे ज़्यादा हो, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि दोनों इधर मूव कर रहे हैं और यहाँ आके मिल रहे हैं, इसका मतलब इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम अभी ये मानते हैं, ये वाली फर्स्ट कंडीशन, कि दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टेकिंग द स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी, यानी एक्स इज ग्रेटर देन वाई। हमने ये माना और दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और दोनों जाके कहाँ मिले, इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर दोनों मिल गए, ठीक। और दोनों कितनी देर में मिले, 5 घंटे बाद मिले। यानी कि इस 5 घंटे के अंदर जो कार ए होगी, इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस डिस्टेंस। 5 घंटे में कार ए ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसी 5 घंटे में कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ तक। अब हम देखते हैं ये दोनों डिस्टेंस हैं क्या, ठीक है। क्या मुझे ये डिस्टेंस पता है, नहीं। ये डिस्टेंस पता है, नहीं। मुझे ये पता है कि ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। अब देखो हम कैसे करेंगे, हम ये कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 5 आवर्स। 5 घंटे में कार ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हम कह रहे हैं AC, ए से लेकर सी तक ट्रेवल करेंगे ना, क्योंकि सी पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं। हाँ 5x किलोमीटर पर, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसकी x है, टाइम लगा 5 घंटे, तो ये कितना हो जाएगा 5x। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B इन 5 आवर्स, दिस इज BC एंड दिस इज 5y, क्योंकि उसकी स्पीड y है, 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 5y, ठीक। अब देखो AB की वैल्यू 5x, BC की वैल्यू 5y, और इस फिगर के अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू AC माइनस BC। और AB की वैल्यू कितनी है 100 किलोमीटर, AC की वैल्यू 5x माइनस 5। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड कंडीशन में। अगेन अब कार ए यहाँ पर है, कार बी यहाँ पर है, कार ए इस साइड मूव की, कार बी इस साइड मूव की, दोनों 1 घंटे बाद मिल गए। सपोज हम ये कहते हैं कि दोनों इस पॉइंट पर मिले, सी पॉइंट पर, ठीक है। हाँ इसमें सोचना बहुत पड़ेगा। ये था हमारा केस नंबर 1, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। केस सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया AC, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1x, क्योंकि इस बार कितने घंटे में मिले 1 घंटे में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार B BC, दैट इज इक्वल टू 1y। जी हाँ, नहीं ऐसा नहीं, तो सोचते सोचते डेवलप हो जाता है। अब गिवन फिगर के अकॉर्डिंगली AC प्लस BC इज इक्वल्स टू AB। देखो अभी फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कर रहे हो, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ये इस टाइप के पार्ट्स में ये सबसे बेसिक इजी क्वेश्चन है। जो अभी आप आगे क्वेश्चंस करोगे उसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आएंगे, ठीक है, अभी वो भी बताएंगे। उसके आगे वाले क्वेश्चंस, अभी जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या होगा, देखो अब क्वेश्चंस में क्या होगा, एक ट्रेन है या फिर एक प्लेन है, वो किसी डिस्टेंस में, देखिए दिल्ली से सपोज बैंगलोर जाता है और ये डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस दिया होगा और वो पहुंचता है किसी एक फिक्स टाइम में, हमें नहीं पता, किसी एक स्पीड से हमें नहीं पता, ठीक है। ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो प्लेन अपने रेगुलर टाइम से आधा घंटा या 1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ, सपोज 1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ,
तो जब वो 1 घंटा लेट स्टार्ट होगा, अब वो चाहते हैं कि वो सेम उसी टाइम पर पहुँचे, तो उसको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो उसने इतनी स्पीड अपनी बढ़ाई। तो नॉर्मल स्पीड और नॉर्मल टाइम क्या है? ये ऐसा कुछ नहीं है, जैसे पता है कि बेंगलुरु में कब तक वो लैंड होगा, जैसे 6 बजे लैंड होने वाला है, अभी वो वहाँ से 1 घंटा पहले चले हैं, तो अब बेंगलुरु में कब लैंड होगा? हाँ 7 बजे। नहीं, उसे 6 बजे ही लैंड कराना है, आप स्पीड बढ़ाओ। नॉर्मली यही तो होता है। मान लो जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, एक सिंपल सी बात है, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, कई बार क्या होता है, ट्रेन अपना टाइम को कवर अप कर लेती है। सपोज सपोज आप बॉम्बे टू दिल्ली बाय ट्रेन आ रहे हो, बॉम्बे से ट्रेन 1 घंटा लेट स्टार्ट हुई, दिल्ली टाइम पे पहुंच गई। हाँ, टाइम से पहले ही पहुंच गई। वहाँ से लेट स्टार्ट हुई, यहाँ टाइम पे पहुंच गई या टाइम से पहले पहुंच गई। अगर वो टाइम पे पहुंची है या टाइम से पहले पहुंची है, तो उसने अपनी स्पीड में कुछ चेंज किया होगा ना नॉर्मल, तो वही चीज़ें निकालनी होती हैं। तो वो क्वेश्चन आएंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ए सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1x, बी सी की वैल्यू y, ए बी की वैल्यू स्टिल 100। अब ये दो इक्वेशन हैं, इनको सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए फटाफट एक सिंपल तरीका बताते हैं। इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा। जब 5 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। 5 कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक है। अब ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। मैंने इस इक्वेशन को इसमें चेंज कर दिया। अब मैं ये डायरेक्टली यहाँ लिख लेता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। डायरेक्टली ऐड कर दो, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। किसी एक इक्वेशन में डाल दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। तो 80 माइनस 60 इज 20 एंड 80 प्लस 60 इज, सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? नहीं, y की वैल्यू ये नहीं आएगी, y की वैल्यू 40 आएगी। y की वैल्यू 40, तो 80, 60 minus 40 is 20 and 60 plus 40 is 100. Therefore, the speed of car A is 60 km per hour and the speed of car B is 40 km per hour.